हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो होगा आपका क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री, जो आपका हिस्ट्री है उसका सेट नंबर, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा JCERT के द्वारा मॉडल पेपर रिलीज किया गया सेकेंड टर्म के लिए, उसका सेट आपका 2 है। ठीक है, 2 का सेक्शन बी, जो आपका खंड है बी, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को हम अपने भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों को हम आंसर लिखने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो भी हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधा प्रश्न के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 दिया हुआ है कि दीन ये इलाही से आप क्या समझते हैं। तो दीन ये इलाही से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, हम लिख रखे हैं यहाँ पे। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं कि दीन ये इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था। जब वह सत्य की खोज करते करते उसने पाया कि सभी धर्म में अच्छाई है, मगर कोई भी धर्म संपूर्ण नहीं है। जब दीन ये मतलब कि अकबर द्वारा सत्य की खोज कर रहे थे, तो उस बीच में उसने पाया कि सभी धर्म को जब उसने देखा तो पता चला कि सभी धर्म अच्छा है लेकिन संपूर्ण नहीं है। अतः उसने 1518 ईस्वी में स्वयं का एक धर्म दीन ये इलाही चलाया, और खुद का एक धर्म उसने चलाया दीन ये इलाही। उस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। ठीक है, बीरबल ही एकमात्र हिंदू था जो उस धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लिए। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, 9 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि है कि संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए। हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए, ये दोनों जनजाति ही थे। ये जो भी संथाल और पहाड़ी जो थे, ये दोनों जनजाति ही थे। दोनों झूम खेती ही करते थे, और दोनों झूम की खेती करते थे। लेकिन फ़र्क इतना था कि पहाड़िया खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जबकि संथाल हलों का प्रयोग करता था। ये खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, वो हल का प्रयोग करता था। ठीक है, संथाल और पहाड़ियों के बीच संघर्ष काफ़ी समय तक चला, और संघर्ष में पहाड़ियों को पीछे हटना पड़ा। और ये दोनों के बीच, दोनों जो जनजाति थे, ये दोनों के बीच में लड़ाई संघर्ष बहुत देर तक चला। काफ़ी समय के बाद संथाल का विजय हुआ और पहाड़ियों को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से चाहे तो आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या थी। तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या थी। तो देखिए यहाँ पे है कि आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण इस प्रकार था कि वह, इस नीति के अंतर्गत उसने यह निर्णय लिया कि जिन भारतीय शासकों ने कंपनी के साथ मित्रता की है, अथवा जिन शासकों के राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन है, ठीक है, और इन शासकों के यदि कोई पुत्र नहीं है, तो वह बिना अंग्रेजी हुकूमत की आज्ञा के किसी को गोद नहीं ले सकता। ठीक है, देखिए डलहौजी का क्या था कि लॉर्ड डलहौजी के अनुसार अपहरण नीति ये था कि जो भारतीय शासक ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में है, उनके अधीन में है, अगर उनके पास कोई वंश के लिए कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, तो पुत्र नहीं है तो दूसरे का पुत्र वो गोद ले लेते थे, लेकिन वो बंद कर दिया, वो नहीं ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हो तो ब्रिटिश हुकूमत को, अंग्रेजी हुकूमत को आपको आज्ञा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने मतलब कि अपहरण नीति अपनाई। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या कहता है, हुकूमत का आज्ञा किसी को गोद नहीं ले सकते हैं।
इसे ही राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है और इसी को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को गैर घोषित करके, जो ये प्रथा चल रहा था इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, गैर घोषित करके इस प्रथा पर रोक लगा दी और इस प्रथा को रोक दिया। इस नीति के कारण संभलपुर, जेतपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी आदि रियासतों को अपनी हुकूमत में मिला लिया और ये सभी रियासत जो थे उसको अपने हुकूमत में मिला लिया। ठीक है, तो ये ही था लॉर्ड डलहौजी का अपहरण नीति। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हम लोग देखेंगे तो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण आपको बताना है। चलिए हम लोग जान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। तो देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के निम्न कारण थे। ठीक है, अब क्या क्या कारण थे जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्रिप्स मिशन से निराश, जो क्रिप्स मिशन थे इससे भारतीयों में, देखिए यहाँ पे भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी। वो एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चलाई गई थी। इससे वो निराश हो गए, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार, बर्मा में भारतीयों के ऊपर अत्याचार से लोगों में आंदोलन तेज करने की भावना जागा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार की घोषणा, ब्रिटिश सरकार ने उस समय ही अलग अलग प्रकार के घोषणा करना चालू कर दिया था। ठीक है, आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा, द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा, मतलब कि जब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चरम पे था। ठीक है, और जापानी सेना भी एंट्री कर चुका था। ये सब भारत छोड़ो आंदोलन के निम्न कारण में से एक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। ठीक है, 12 देखेंगे तो देखिए 12 में क्या है प्रश्न। देखिए यहाँ पे कि प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार बताइए कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो देखिए यहाँ पे है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है कि राजनीति में धर्म को दूर रखे, राजनीतिक से धर्म को दूर रखना है। ठीक है, तथा सरकार, जो भी सरकार बने वो धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करें, सभी को समान नज़रों से देखें। इसीलिए संविधान में ही इस बात को भाग 3 में जो हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया है उसमें से एक ये कर दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार में से हम लोग को एक ये हो गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 या फिर कितना है दिमाग से उड़ रहा है, ये जो है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 क्या है कि 13 में दिया हुआ कि मुगल, देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। समझिए मुगल मनसबदारी व्यवस्था क्या है, लिख के हम आप लोग को बता रहे हैं। आप इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किया 1573-74 में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किया गया। ठीक है, मनसबदारी को 2 पद, मनसबदार जो थे उसको 2 पद में विभाजित कर दिया गया था। पहला था जात एवं दूसरा था सवार प्रदान किए गए थे। ठीक है, 2 भागों में बांट के कर दिया गया था। ठीक है, अब जात किसे कहते हैं समझिए। जात में एक मनसबदार अपने पास जितने सैनिक रखते थे वह जात कहलाता था। एक मनसबदार अपने पास जितने सैनिक रखते थे वो एक जात कहलाया। मनसबदार को ही 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जात। अब जात किसे कहते हैं, जो एक मनसबदार अपने पास जितने सैनिक रख रहे हैं वो जात हुआ। और दूसरा देखिए यहाँ पे, जबकि मनसबदार अपने पास जितने, एक मनसबदार ठीक है अपने पास जितने घुड़सवार रखता था वह सवार कहलाता था। घुड़सवार को सवार कहते थे और जात को, जो सैनिक थे उसको जात कहते थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आपको आसान भाषा में दिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या सेक्शन जो आपका बी है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका लास्ट प्रश्न। ठीक है,
यहाँ पे 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित 3 प्रमुख केंद्र तथा वहाँ के नेतृत्वकर्ता का नाम लिखे थे। नेतृत्वकर्ता का नाम लिखना है आपको, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। इस प्रकार से आप चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित 3 प्रमुख केंद्र जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दिल्ली, फर्स्ट में दिल्ली है, इसका नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। दूसरा कानपुर है, जो इनके नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे। और तीसरा अवध, जिनके नेतृत्व में ये नेतृत्वकर्ता थे बेगम हजरत महल थी, ठीक है। और आप बिहार में जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वो कुंवर सिंह थे, ठीक है, कुंवर सिंह। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये भी प्रश्न, जो प्रश्न संख्या आपका 14 है, आप लिख लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए हम लोग यहीं पे सेक्शन बी को यहीं पे समाप्त करते हैं। सेक्शन सी हम लोग जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अलग वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पार्ट बना देंगे तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे आप समाप्त कर देंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। जय हिंद।